वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू DICS। आज हम बात करेंगे संडे साइंस के बारे में। जो आज के साइंस का जो पेपर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारी जो तारीख है दैट इज 5 फरवरी 2023। तो लेट अस सी कि वो संडे साइंस के पेज के में क्या क्या चीजें हैं। राइट। तो आप अच्छे से ये पेज का थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिए। क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ है, मैमल लिविंग इन अ ग्रुप के बारे में कुछ है, कुछ कॉस्मिक रेज के बारे में है, रेडियो सिग्नल के बारे में है, और थोड़ा सा कुछ पॉल्यूशन के बारे में है। चलिए तो एक के बाद एक देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज है, एंड इट इज लाइक कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट करी थी जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए थी। ना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको पता होगा कि उसका जो IUCN स्टेटस है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब वो एक्सटिंक्शन के कगार पे है। सो दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट देम, अदरवाइज दे विल बी एब्सोल्युटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ, एंड वी हैव टू सेव दैम। तो वो जो है उसको बचाने के लिए उन्होंने बोला कि जो राजस्थान और गुजरात है वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े इलेक्ट्रिक लाइंस जा रहे हैं जो राजस्थान और गुजरात से लेके जो रन ऑफ कच्छ है, थार डेजर्ट एंड रन ऑफ कच्छ है, वहाँ पे जा रहे हैं। और ये जो थार डेजर्ट और रन ऑफ कच्छ है, देयर हैबिटाट ऑफ दिस हेवियर बर्ड, इसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब ये जो बर्ड है इट इज वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड, जो रेसिडेंट बर्ड भी कहा जाता है। एंड इफ यू नो, देयर आर टू टाइप ऑफ बर्ड, वन इज माइग्रेटरी, सेकंड इज रेसिडेंट बर्ड। तो ये जो है वो रेसिडेंट बर्ड है, मतलब क्या है कि उनकी जो फ्लाइट वगैरह होगा वो 10 15 20 50 किलोमीटर के आसपास ही रहेगा। दे वोंट गो फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन और वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो वो जो उनका जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा सीमित रहता है, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रेसिडेंट बर्ड। उनकी फ्लाइट बहुत हाई भी नहीं होती, उसका जो एलिवेशन है वो भी 100 200 फीट तक आते आते रुक जाता है, बिकॉज दे आर वेरी मच हैवी। और आप ना उसकी हैवीनेस है वो पिकॉक के साथ मैच कर सकते हैं, क्योंकि पिकॉक कितना हैवी है वैसा ही ये हैवी रहता है। ना वैसा है कि क्लोज टू 800 किलोमीटर ऑफ जो पावर लाइन है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि जो भी पावर लाइन है वो जो ऊपर से जा रही है उसको आप चेंज करके अंडरग्राउंड कर दीजिए। अगर आपने अंडरग्राउंड कर दिया तो वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पाथ वे में नहीं आएगी या तो फिर फ्लाई वे में नहीं आएगी। बट ये जो कंपनी है वो ऐसा कह रही है कि अगर हमने ये जो पूरे पूरे लाइंस है उसको हमने अंडरग्राउंड करना चालू कर दिया तो माइट पॉसिबल कि ये जो कॉस्ट है वो हमारी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाए। और आपको पता है ये जो पावर है वो कहाँ से लेके जा रहे हैं? तो ये पावर जो है वो हमारा सोलर पावर वो सारी ट्रांसमिट कर रही है। तो सोलर पावर जो लेके जा रही है, अगर उसको हमने वापस से अंडरग्राउंड कर दिया, सारे सारा कंस्ट्रक्शन हमें चेंज करना पड़ा नियरली 800 किलोमीटर के एरिया का, तो फिर वो पर यूनिट की कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सामने एक चैलेंज है कि क्या वो ग्रेट इंडियन बस्टर के बारे में और क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स इट इज हैपनिंग कि मेजर मेजर लाइंस को अगर आप जमीन में डाल भी नहीं सकते, कभी कभी डाल सकोगे, कभी कभी नहीं डाल सकोगे। अगर डालना किया तो माइट पॉसिबल कि आपका जो खर्चा है वो 3 टाइम 4 टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट हो गया है उसका फिर हम क्या करेंगे? राइट। तो वो 3 और 4 टाइम जितना बढ़ सकता है। बट तो सामने सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि एक काम कीजिए, अब उसमें प्रायोरिटी जोन वगैरह कुछ सेट करने का ट्राई कीजिए। जितना प्रायोरिटी जोन सेट करोगे कि जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत ज्यादा रहता है, तो फिर हमारे लिए वो अच्छा रहेगा कि हम जो उनकी डेथ होती है या तो कोई भी प्रकार का एक्सीडेंट होता है उसको हम बचा सकते हैं। अब यहाँ पे किस हिसाब से डेथ होती है? तो एक तो ये जो पोल आपको दिख रहे हैं वो पोल के साथ सीधे ही टकराएंगे, वहां पे इंजरी हो सकती है। एंड सेकेंड चीज कि ये जो हमारी लाइंस है, इलेक्ट्रिक लाइंस, वहां पे लाइव वायर होते हैं। अगर फ्लाई वे में ये लाइव वायर को उन्होंने छू लिया तो तुरंत ही वो इलेक्ट्रिसिटी की इतनी हाई वोल्टेज की वजह से वो जल के मर जाएंगे। वो जो डेथ है वो कहा जाता है इलेक्ट्रोक्यूशन। क्या कहा जाता है उसको? इलेक्ट्रोक्यूशन कहा जाता है। तो हमें ये इलेक्ट्रोक्यूशन से होने वाली जो डेथ है उसको भी बचाना पड़ेगा। राइट। अब कभी कभी कंपनी ने ऐसा बोला कि हमारे लिए ये इतना ज्यादा चेंज करना फिजिबल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि एक काम कीजिए, अगर कभी आपको ऐसा लगे कि समटाइम्स इट इज रियली रियली नॉट फिजिबल टू चेंज द करंट स्ट्रक्चर, देन यू हैव टू ऐड सर्टेन काइंड ऑफ अ मॉडिफिकेशन। व्हाट कुड इट बी? तो इट कैन बी बर्ड डाइवर्टर। जो बर्ड डाइवर्टर है वो ना 50 मीटर तक की दूरी से ही पहले से कुछ चीजें रिफ्लेक्ट करना चालू करेंगे, तो बर्ड को लगेगा कि देर इज सम काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और सम काइंड ऑफ अ हर्डल। तो फिर वो जो बर्ड है वो दूसरा पाथ ले लेगा।
बट ये जो रिफ्लेक्टर्स है इट शुड बी द लास्ट प्रायोरिटी। पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, जमीन के नीचे ही सारे सारे वायर जाए। बट ये जो लास्ट प्रायोरिटी है, इवन दो इट विल नॉट गारंटी द डेथ ऑफ द बर्ड, ये सिर्फ एक बर्ड को मौका देगा कि भाई आप यहाँ से उड़ रहे हो, यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, तो यहाँ से उड़ना चालू करो, राइट, तो कि आपकी जान बच जाए। बट लेट्स सी हाउ इट इज हैपनिंग, क्योंकि अभी हमें दो केसेस मिले हैं जहाँ पे सीधे ही इलेक्ट्रोक्यूशन से डेथ हो गई है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए हमें सख्त से सख्त जरूरत है, क्योंकि उनका जो स्टेटस है फिलहाल वो क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब दे आर ऑन अ वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन एंड वी हैव टू सेव देम। क्योंकि आज फिलहाल हमारे पास कितने वो बचे हैं, हमारे पास नियरली 150 जितने ही बचे हैं, बाकी सारे सारे खत्म हो गए हैं। वो खत्म होने के रीजन चार पांच हो सकता है, जैसे कि हैबिटेट लॉस हो गया, जैसे कि फूड ना मिलना हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया, जैसे कि कोई उसका हंट वंट कर लेगा। तो इस प्रकार से उनकी डेथ ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है और 150 को अभी हमें बचाना पड़ेगा। सर एक छोटी सी न्यूज है, उसमें ऐसा है कि भाई डियर जो है वो सार्स को वायरस के काफी काफी वेरिएंट के लिए एक स्टोरेज बन सकता है या तो फिर रिजर्वायर बन सकता है। अब सार्स को के बारे में रोज पांच नई चीज आ जाती है, तो हमें वो सारी चीज पढ़नी नहीं चाहिए। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो जो इम्पोर्टेंट प्रीलिम के हिसाब से उसको देखना चाहिए। पान वाले के पास में जो लोग दलील वगैरह वगैरह करते हैं, उस हिसाब की दलील हमें नहीं करनी चाहिए। तो हम जो है वो क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, ना कि ऐसे घटिया क्वांटिटी के ऊपर, राइट। उसके बाद की जो करंट अफेयर है, इट इज अबाउट हाइड्रो पावर जनरेशन एंड द रिलेशन विद द क्लाइमेट चेंज। नाउ ये आईआईटी गांधीनगर ने अपना ये पूरा एक रिसर्च किया हुआ है। वो रिसर्च के अंदर उन्होंने ऐसा बताया गया कि जितना आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो और बढ़ता जाएगा अगर ये क्लाइमेट चेंज होता रहा। कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा कि वार्मथ बढ़ती जाएगी। वार्मथ बढ़ती जाएगी तो उसके सामने ह्यूमिडिटी भी बढ़ती जाएगी, और जितना ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी उतना ही सामने रेनफॉल बढ़ता जाएगा। तो अगर रेनफॉल वगैरह ज्यादा बढ़ा तो फिर अब ऑब्वियसली बात है कि जो रिवर की चैनल्स है वहाँ सभी जगह पे बहुत ज्यादा पानी आना चालू हो जाएगा। और ये रिवर के कैचमेंट में अगर इतना ज्यादा पानी आ गया तो एक टाइम के लिए रिजर्वायर के लिए बहुत ही अच्छा है कि इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन बहुत अच्छा होगा। बट नॉट ऑलवेज। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर पूरे डैम में बहुत ही ज्यादा ऑलरेडी पानी भरा पड़ा है और सडनली फिर जाके बारिश हुई तो इट कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ फ्लड सिचुएशन भी वो क्रिएट कर सकता है। ऐसा जो डैम्स होते हैं, डैम का एक मेजर जो रोल है वो है फ्लड कंट्रोल। बट ये जो डैम है वही रीजन हो जाएगा फ्लड के लिए, तो फिर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज ना हो, और जितना हो उतना हम यहाँ पे कंट्रोल कर सके। अब इन्होंने ऐसा बोला है कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, माइट पॉसिबल कि अपकमिंग फ्यूचर में इंडिया का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पोटेंशियल 10 से 23% जितना बढ़ जाए, राइट। तो अब वो देखते हैं कि किस हिसाब से बढ़ेगा, क्योंकि उनका प्रोजेक्शन ऐसा है कि देर वुड बी इंक्रीज इन नियरली 30% और लीस्ट टू लीस्ट 5% ऑफ रेनफॉल, राइट। और अब जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर आ रहा है, इट इज अबाउट पॉल्यूशन। अब एक स्टडी के हिसाब से, ये जादवपुर यूनिवर्सिटी की स्टडी ऐसा कहती है कि उन्होंने रोड साइड से काफी डस्ट को उठाया। डस्ट को उठाने के बाद दे हैव टेस्टेड दैट डस्ट, और उसमें से उनको पता चला कि काफी सारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट उसके अंदर पाए जाते हैं वो सैंड के अंदर। तो वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले सैंड के अंदर जो पाए जाते हैं उन सभी की उन्होंने प्रोफाइलिंग करी। प्रोफाइलिंग करने से उनको पता चल रहा है कि ये जो पॉल्यूशन का मेन सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है। और सोर्स को डिटेक्ट करके दे विल ट्राई कि ये सोर्स को ही हम पहले ही हिट करें, ताकि हमारा जो पॉल्यूशन है वो हल्के से रिड्यूस होना चालू हो जाए, राइट। तो काफी सारी ऐसी हमारे पास ऐसे मेटल्स हैं जिनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही साउंड है, तो वो क्या करते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मीटर को इधर उधर घुमाते हैं और जितना भी हो उतना रीडिंग लेने का ट्राई कर रहे हैं। दूसरा उनका रीडिंग में यही भी पता चला है कि जो हमारे फोसिल फ्यूल बर्न होते हैं, मतलब जितना हैवी ट्रैफिक उतना ज्यादा डस्ट का पॉल्यूशन, क्योंकि डस्ट के अंदर से हमें ये जो फोसिल फ्यूल जब जब कंबस्ट होते हैं तो फोसिल फ्यूल के अंदर से हमें काफी सारे गैसेस तो मिलते हैं, गैसेस के साथ साथ पार्टिकुलेट मैटर भी मिलते हैं। और आपको पता होगा कि व्हाट आर पार्टिकुलेट मैटर्स। तो पार्टिकुलेट मैटर्स लाइक 2.5 माइक्रॉन एंड देन 10 माइक्रॉन। एंड लास्ट ईयर यूपीएससी ने उसके बारे में प्रश्न पूछ लिया कि 2.5 एंड 10 माइक्रोन के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है। उसके ऊपर से यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया है।
तो हमारे लिए ये न्यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो जितना फ्यूल कंबस्ट ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ये डस्ट एंड मैग्नेटिक चीज़ है, मैग्नेटिक मटेरियल रिलीज होते जाएंगे एनवायरनमेंट में और डस्ट में, तो हमें ये पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं। और उसमें भी जो भी व्हीकल ऐसे है कि जो पुराने हो गए हैं एंड दे हैव मच मच कोरोडेड पार्ट, तो फिर वहां से भी ये ऐसे सेम प्रकार के मैग्नेटिक अट्रैक्टिव जो चीज है वो हमें मिल सकती है। तो वहां पे हमें ना मैग्नेटाइट बहुत ज्यादा मिला है, तो फिर हम वहां से भी ट्रेस बैक कर सकते हैं कि ये पूरा जो पॉल्यूशन है वो कहाँ से आया। ठीक है, तो आप पहले ये देख लेना कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन सा है, फिर देखना कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा है, फिर देखना कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। अगर आपको वो पता ना चले तो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आप हमें वहां पे क्वेश्चन पूछिए और हम उसका जरूरी आंसर देंगे। ठीक है, उसके बाद दो छोटी न्यूज है। इट इज अबाउट मैमल्स लिविंग इन अ ग्रुप। दोज मैमल्स लिविंग इन अ ग्रुप हैज हायर पोटेंशियल ऑफ लिविंग लॉन्गर। ओके, तो इसमें ऐसा है कि अगर मैमल्स एक साथ रह रहे हैं तो फिर उनको एक दूसरे को वो सपोर्ट देंगे, वो एक दूसरे को सोशलाइज करेंगे, और एक दूसरे को जब भी होगा कोई भी नीड होगी वगैरह तभी जाके वो खड़े हो जाएंगे, जस्ट लाइक आवर फैमिली मेंबर्स। तो ऐसा है कि जो भी सिंगल घूमता है, सिंगल का चांस है कि वो जल्दी मर जाए, और जो लोग साथ में झुंड में घूमते हैं तो फिर उनका जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत ज्यादा है। ताकि एडवाइजेबल है कि आप भी सिंगल ना रहो और जल्दी से आप भी ऐसा कोई सोशलाइज अपने आप को कर लो। राइट, तो ये जो स्टडी है वो कुछ लंगूर में करी गई, फिर जाके वेल के अंदर भी करी गई, बैट के अंदर भी करी गई, सभी में एक ही तरह का प्रकार का मिला है। जब जब कोई भी एक एनिमल सोशलाइज कर रहा है तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा ही जी रहा है। राइट, तो ये एक था कि यहाँ से ही हमें शायद पता चल सके कि ह्यूमन ने भी जो सोशलाइज करना चालू किया था उसकी भी कुछ हिस्ट्री ऐसी रही होगी, और धीरे धीरे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती गई। ठीक है, फिर आज का जो लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट जो हमारा न्यूज है, इट इज अबाउट रेडियो सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द स्पेस। अभी तक हमने ऐसे टोटल नियरली 8 या 10 जितने जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो हमने डिटेक्ट किए हैं। वो सारे कहीं से आ रहे हैं बट वी हैव नो आइडिया कि वो कहाँ से आ रहे हैं, वो दूर दराज स्पेस से आ रहे हैं एंड दे आर एब्सोल्युटली अनयूजुअल। तो अब मशीन लर्निंग का हम यूज करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फिगर आउट सच काइंड ऑफ रेडियो वेव। तो फिर उसमें उन्होंने नियरली 500 आवर का जो डेटा है उसको सिंथेसाइज करने का ट्राई किया है, एंड देन दे विल से कि या तो ये कोई एक प्लैनेट से आ रहा है, या तो कोई इसको भेज रहा है, या तो माइट पॉसिबल कि हमारे जैसा ही कोई एक सोलर सिस्टम हो वहां पे भी हम जैसे यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं वो भी यहाँ वहां से ट्राई करेंगे, एंड देन वी आर गेटिंग रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम देयर। बट ये सारी बात की बात है, हमें पता नहीं है कि अभी ये इसका आइडेंटिफिकेशन का रिजल्ट क्या आएगा। तो वी विल सी एट दैट टाइम। So that's it from our side. Thank you very much, guys. Thank you for learning. Please keep revising it, क्योंकि यूपीएससी में अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो फिर दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। जितने रिवीजन ज़्यादा होंगे उतने अटेम्प्ट आपके कम लगेंगे, जितना रिवीजन कम होगा उतना ही आपके अटेम्प्ट ज़्यादा लगेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।